नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 192वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। और जैसा चल रहा है कि ग्राम पंडित की ये 7वीं कड़ी है। और लगातार मैं ग्राम पंडित के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये समझने की ज़रूरत है गांव वालों को कि गांव के जो जीवन है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। और वो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने चर्चा की। पहले मैंने भूमि की चर्चा की, फिर जल की भी चर्चा की, फिर पशुओं की चर्चा की, फिर मछली की चर्चा की। तो उसी कड़ी में आज हम आपसे वनों के बारे में चर्चा करेंगे। वनों के माने पेड़ पौधे। वैसे जो इस बार ग्राम पंडित मैंने इसका नाम दिया ग्राम पंडित पेड़ वृक्ष और पौधे, मतलब ग्राम पंडित पेड़ पौधे समझिए, ताकि आम गांव के लोगों के लिए समझदारी है, समझ सकें। वैसे संविधान की जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग हैं, उसमें तो लिखा है कि सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। मैं बताऊंगा कि सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी क्या है, लेकिन आम आदमी के समझने के लिए ये ग्राम पंडित पेड़ पौधे ज़्यादा हमको आसान लगता है। लेकिन सामाजिक वानिकी भी आप कह सकते हैं, या वानिकी भी कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं, ग्राम पंडित वन या ये। देखिए, सामाजिक वानिकी और में के और फॉर्म वानिकी एक थोड़ा विस्तृत शब्द है, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना आप होगा, इस बात को मैं फिर बार बार दोहराता हूँ और हर कड़ी में दोहराता हूँ कि देखिए, गांव और शहर में अंतर है। शहर क्या है? शहर कहते हैं कृत्रिम संसाधनों से बना है, और ग्राम क्या है? जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मैं बार बार बताता हूँ कि भूमि है, जल है, और जो भी पशु भी है, मछली भी है, जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया है वो प्राकृतिक संसाधन है। और शहर क्या है? जो कृत्रिम संसाधनों से के आधार पर जीवन वहाँ चलाया जाता है, वो जो है उपयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, लेकिन आधार उनका जीवन का जो आधार है वो कृत्रिम संसाधन से अपना व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो जो प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका वो अपने जीवन को जीने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर गांव को अगर आप प्राकृतिक संसाधन से ख़त्म कर दिए तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा गांव, कुछ है ही नहीं है गांव में रहेगा। गांव को जो ये कोशिश की जा रही है कि उसको शहर जैसा बनाना, शहर जैसा गांव बनाएंगे तो यानी गांव कृत्रिम होंगे, और जब गांव कृत्रिम होंगे तो शहर बेहतर बनेंगे। और शहरों के इतिहास जान लिए, कोई भी शहर हमेशा नहीं रहता। शहर मिटते गए, और कोई 100 साल में मिट गया, कोई 200 साल में मिट गया, कोई 300 साल में मिट गया, लेकिन गांव हमेशा खड़ा रहा। क्यों? कि गांव इसलिए खड़ा रहा, गांव प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, और प्रकृति कभी खत्म होने वाले नहीं जब तक प्रलय न हो जाए। और ये जो है कृत्रिम संसाधन है, कृत्रिम संसाधन के एक जीवन होता है, उस जीवन उतने समय होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो गांव को जो लोग प्राकृतिक शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या शहर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह से, जैसे मैं बता भी चुका हूँ, को गाँव की हत्या कर रहे हैं, गाँव को मिटा रहे हैं। तो गांव वाले साथियों में आपको ये मेरी सारी यही कोशिश है कि गांव को मिटने मत दीजिए। गांव हजारों हजार साल तक रहेंगे, शहर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिटते रहेंगे। तो इसलिए गांव को प्राकृतिक संसाधनों पे ही आप अपने आधारित रखिए, उनको समझिए। और प्राकृतिक संसाधन से ये समझिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको प्राकृतिक संसाधनों से आपको प्राप्त न हो। आप जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ गांव को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए कि इन प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे हम उपयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैसे जीवन का तारतम्य बैठाएं, और कैसे उसके साथ हम अधिक से अधिक उसके बारे में जान के अधिक से अधिक उसका हम लाभ उठाएं। तो ये सब जानने की जरूरत है। और चूंकि ये नहीं जान रहे हैं, आप उसको छोड़ के आप शहरी कृत्रिम चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए अपने जीवन को धीरे धीरे न केवल आप नरक बनाते चले जाएंगे, बल्कि अपने अस्तित्व को ही मिटा देंगे। पीढ़ियां भी आगे मिट जाएंगी, पीढ़ियों के पास कुछ जीने के लिए रह ही नहीं जाएगा, और शहर में जाके वो शहरी गुलाम बन के, तो मैं कहता हूँ कि गाँव को शहर भी पूंछ मत बनाइए, शहर पूंछ बन जाएंगे, और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ शहरों बाशिंदों के गुलाम बन के रह जाएंगे। यही इसी को मैं बार बार सावधान गांव के लोगों को सावधान करता हूं, और ये पूरी श्रृंखला मैंने इसीलिए शुरू की है। और ये तभी संभव है कि ग्राम का जो ये प्रकृति चरित्र तभी बना रहेगा जब गांव सरकार बनेगी, और गांव सरकार जब बनेगी
तो 29 विभाग के लिए हर विभाग का एक एक गुणवान हुनरवान या जो भी कहिए या विशेषज्ञ जब तैयार हो जाएंगे तो गाँव को अपने वो सारे संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिस तरह से गाँव को बनाएंगे वो गाँव स्वर्ग बन जाएगा। और ये भी मैं कहता हूँ जब गाँव स्वर्ग बनेगा तो भारत भी श्रेष्ठ दुनिया का देश बनेगा। और ये जो लोग हैं जो कहते हैं गाँव को विश्व गुरु, शहर गाँव और देश को शहरों को बनाकर जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग हैं, इन मूर्खों के बात पर आप कभी मत जाइएगा। ये शहर बना के विश्व गुरु बनाते हैं, शहर बना के कोई विश्व गुरु बनने की कल्पना भी एक भयावह कल्पना है, क्योंकि आज तो कभी शहर रहे नहीं अस्थायी रूप से। तो विश्व गुरु क्या, विश्व गुरु वो बनेगा जो कि 100 साल 200 साल बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। विश्व गुरु वो बनेगा जो अमृत प्राप्त करेगा, और अमृत कौन प्राप्त करेगा? गाँव से। तो इसलिए अगर गाँव प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर गांव की वो क्षमता है जो दुनिया के श्रेष्ठतम देश भारत बन सकता है, लेकिन उसके लिए गांव सरकार चाहिए। और गांव सरकार के जो मैं बार बार बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो गांव सरकार में ही वो क्षमता है कि भारत को श्रेष्ठ देश बना सकता, दुनिया का श्रेष्ठ बना सकता है। इस विश्व गुरु बात करने वाले मूर्खों की बात पर जरा भी आप ध्यान मत दीजिए। अब आज का विषय है कि इस पर हम आते हैं, हाथ से बात करेंगे। आज का विषय है सामाजिक बानकी या फॉर्म बानकी। देखिए सामाजिक मतलब बानकी का मतलब है पेड़ पौधे लगाना, प्रबंधन करना, उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग करना और उनसे अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये है बानकी का मतलब। वन मतलब पेड़, वन से मतलब देखिए वन का हम लोग वन की बात करते हैं जंगल का मतलब है, तो जंगल नहीं, बानकी का मतलब है पेड़ पौधे ये लगाना और उससे संबंधित हर चीज़ को करना। और सामाजिक बानकी क्या है? जो समाज के लोगों द्वारा किया जाए, समाज के फायदे के लिए किया जाए और समाज द्वारा किया जाए। तो दिक्कत ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ करते हैं, आप व्यापार करते हैं या कोई खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो आपको लाभ देता है व्यक्तिगत रूप से। और एक वन एक ऐसा पेड़ पौधे ऐसा चीज़ है आपको तो लाभ देता ही देता है, इसके साथ साथ ये समाज को भी लाभ देता है। पेड़ हर पेड़ आप जानते हैं आप ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लकड़ी देते हैं, लोग चिड़ियों के रहने के लिए स्थान देते हैं, और इस सामाजिक वो जितने भी बहुत सारे उपयोग हैं। और इसको मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, जो यूट्यूब का जो गांव सरकार का यूट्यूब है उसके 29वीं कड़ी में ये सामाजिक बानकी और फॉर्म बानकी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा मैं कर चुका हूं, और उसको आप 29वीं कड़ी में जाकर देखिएगा तो सामाजिक बानकी और उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ तो मैं ग्राम पंडित के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राम पंडित का जो संदर्भ है इसको आप देखिए तो ग्राम पंडित का क्यों ये इसके लिए सामाजिक बानकी या फॉर्म बानकी है। अब एक बात जान लीजिए कि ये जो फॉर्म बानकी है ये सब आपके लिए नया होगा, ये लेकिन ये आज के युग में बहुत इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। कारण क्या है? देखिए गांव में आप देखिए तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे वन थे, कृषि के नाते वन काटते चले गए और वन काट के लोगों ने अपने कृषि के लिए बहुत ज़मीनों को उपयोग करने लगे। उसके साथ गांव में बहुत बाग बगीचे थे, बाग बगीचे भी करते चले गए और उसके जगह पर कृषि के खेत बनते चले गए। इसके कारण का आबादी का बढ़ना, और आबादी जैसे बढ़ती गई वैसे अन्न का उत्पादन उन लोगों को लगा कि ये आसान तरीका है, तुरंत तत्काल फायदा रहता, तो अन्न के उत्पादन के रास्ते पर लोग चले गए और उसके लिए खेत चाहिए, और कृषि कार्य में के नाते ये वन और का बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये सोचा लोगों ने कि ये तो कृषि की ज़्यादा जगह चाहिए, इसमें तो राय नहीं है। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो कि कृषि के साथ वन का समन्वय किया जाए, मतलब कृषि भी चले और वन भी चले। अब ये कृषि और वन के लिए ये जो है इसी के लिए ये फॉर्म बानकी मैंने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक नया विषय मान के चलिए। मैं मत समझ लीजिए गाँव के लोग एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नहीं समझते हैं, और ये कृषि बानकी भी नहीं समझते हैं। तो लेकिन एक नई व्यवस्था, नया कृषि में ही एक नई चीज़ जोड़ा गया, ये भी एक एग्रीकल्चर का स्वरूप मिला है इसको, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री या कृषि बानकी समझिए या फॉर्म बानकी समझिए। मतलब खेत में अन्न, इसका मतलब ये है कि अन्न भी उपजाइए और पेड़ भी लगाइए। और अन्न का देखिए
किसान किसी एक चीज़ पर निर्भर रह के अपनी आय नहीं बढ़ाता। किसान को अन्न भी उत्पादन करना है, किसान को पशुपालन भी करना है, किसान को मछली पालन भी करना है, चिड़िया पालन भी करना है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं गांव में उपलब्ध, सबसे उसको आय करना, तब न जाकर उसकी आय बेहतर होगी। केवल एक ही को पकड़े रहेगा तो उसकी आय तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। किसी एक चीज़ में इतनी क्षमता नहीं कि उसकी आय को पूरा बना। और जब सारी चीज़ें करेगा तो साल भर व्यस्त रहेगा। केवल एक चीज़ अगर पकड़े रहेगा तो दूसरे पास कोई काम ही नहीं रहेगा। पता लगा कि अन्न कब पैदा कर रहा है तो 6 महीना बैठा हुआ। केवल पशुपालन कर रहा है तो और कोई काम ही नहीं है। 2 घंटे का काम है पशुपालन में उसका। मछली पालन कर रहा है तो 2 घंटे काम है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो किसान के पास बहुआयामी चीज़ें हैं, कई चीज़ें उसके साथ एक साथ वो करता रहता है और सबसे कुछ न कुछ उसको आय होती रहती है और उसके लिए सब और काम भी मिलता रहता है। सबके परिवार के सारे लोगों को काम मिलता है और सब कुछ इनको जो आय करते रहते हैं। तो इस जीवन उनका एक तरह से बहुत ही बैलेंस जीवन चलता रहता है कि पैसा भी आ रहा है, काम भी है और अब सामाजिक एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सब गाँव के जीवन का एक तरीका है, एक अलग जीवन है। वो शहरी जीवन नहीं है कि 10 बजे गए 5 बजे दफ्तर चले आए फिर आके टीवी देख रहे हैं और ये कर रहे हैं। गांव का जीवन एक बिल्कुल एक प्राकृति के साथ चलते हुए वाला जीवन है और बहुत ही सुखदायी है, बहुत प्रसन्नतापूर्ण है, बहुत ही स्वस्थ जीवन है। लेकिन अब उसको लोग समझने की जरूरत है और इसी समझाने के लिए ही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भूल चुके हैं लोग और भूलने का कारण भी है। ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, मैं कहता हूँ नेता और अफसर जो आके गांव में घुस गए, इन समूह ने उसको नष्ट कर दिया और नष्ट करते ही जा रहा है। इसलिए मैं जितना जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह इसको रोक पाऊँ ताकि आप लोग असली जो जीवन का सुख है, असली जो संपन्नता है, असली जो खुशी है गांव के लोगों को वो प्राप्त हो सके। तो इसीलिए मैं तेज़ी दिखाता हूँ, क्योंकि ये अगर ये नहीं हुआ तो 2-4-10 साल में तो ये सब खत्म कर देंगे अफसर और नेता इस देश को ख़त्म ही कर देंगे, गाँव को ख़त्म ही कर देंगे। क्योंकि उनको जानती है, वो तो बात ही जानते, शहर का विकास, सड़क, बिजली, पानी, बस इन नेताओं को इतने तुच्छ नेता हैं कि इसके अलावा उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि सड़क, बिजली, पानी के अलावा गांव में कुछ होता है। और अधिकारी सभी जो कुछ जानते हैं तो उनको ये है कि इन कार्यक्रमों के बारे में कोई रुचि नहीं, गए भाषण दे के चले आते, इसलिए गाँव वाले सब समझ जाएंगे और उनके करने लगेंगे। उनसे कोई उनका लगाव है नहीं, बस अपनी खाना पूरी करके चले आएंगे। ये गाँव की सबसे बड़ी मुश्किल है। तो अब ये इसी मुश्किलों को दूर करना है, समझना है और समझ के अपने गाँव को अपने ढंग से चलाना है, असली गाँव सरकार बनाना है। ये मेरा उद्देश्य है और गांव को स्वर्ग बनाना, ये उस उद्देश्य के लिए ये सब तमाम कड़ियाँ चल रही हैं, चलती रहेंगी जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं लेंगे। अब ये समझिए, अब ये जो फॉर्म बानकी है कि जैसे कौन बताएगा, अब वो फॉर्म बानकी वाले बताते हैं, जो कृषि बानकी वाले। पेड़ लगाना तो आप देखते ही रहते हैं, ये पेड़ लगा वो लगा सब ये, उसका तो विस्तार से मैंने जैसे कहा कि 29वीं कड़ी बता चुका। अब फॉर्म बानकी है, जैसे मान लीजिए कि क्या दिक्कत है। अब आम आदमी की तो धारणा है कि अगर खेत के किनारे किनारे पेड़ लगा दिए तो उसकी पत्तियों से खेत खराब हो जाएगा, जड़ से खेत खराब हो जाएगा। अभी आम धारणा है तो कोई अपने नहीं लगाता पेड़, अभी एक धारणा है। बहुत सारे पेड़ों के बारे में अवधारणा है कि अगर ये पेड़ लगा देगा तो सारा पानी खींच लेगा सिंचाई का, ये अवधारणा है लोगों की। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि पेड़ों से जो है वो खेत खराब हमेशा के लिए हो जाते हैं, ये भी एक धारणा है। अब ये सारी चीज़ें को जो गलत अवधारणाएं हैं होते हैं, लेकिन सारा हर जगह नहीं होता, हर पेड़ से नहीं होता। अब इन चीज़ों को समझने के लिए कि कृषि के साथ पेड़ का कैसे समन्वय स्थापित करें, ये कौन बताएगा? कोई है गाँव में बताने वाला? और ये जो आएंगे कर्मचारी जो जाएंगे, सरकारी अधिकारी जाएंगे तो भाषण देंगे, जैसे मैंने अभी कहा, भाषण देंगे और आप सबको समझ और मानेंगे, आपको समझ जाएंगे। अब सरकार की तमाम योजनाएं, सरकार देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार ने इन चीज़ों को जब अध्ययन करती है, समस्याओं को मालूम है उसको, और इसीलिए तो संविधान में ये व्यवस्थाएं उन्होंने किया। लेकिन सरकार में अफसर नेताओं तो लेके वो उसको ख़त्म करते चले जाते, ख़त्म कर दिया उन्होंने। संविधान में और सरकारी योजनाएं में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ये वो सभी जो भी योजना सरकार बनाती है उसको लागू कराने के लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र, योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इन सारे बातों के लिए योजनाएं भी बनाती है। लेकिन ये योजनाएं तो सरकार के फाइलों पर दिल्ली में, लखनऊ में रह जाती हैं। इन योजनाओं को गांव स्तर पर बताने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कोई अस्थायी आदमी कौन सी खड़ी है? मैं ग्राम पंडित के बारे में यही आपको बता चुका हूँ कि हर गांव में एक ग्राम पंडित, हर विषय पर 29 विभाग हैं, 29 विभागों का ग्राम पंडित होना चाहिए।
ग्राम पंडित कौन है? जो जो उस विषय का विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ का मतलब उसके बारे में जानता हो, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो, नए नए उसके ज्ञान के बारे में मतलब वो ज्ञानी हो, हुनरवान हो, और उसके न केवल वो उसका व्यवहारिक चीज़ें जानता हो और कैसे लागू किया जाए और कैसे उससे फ़ायदा उठाया जाए, ये सारी जानता हो। और इसके लिए सरकारों ने तमाम प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं, तमाम अनुसंधान केंद्र बनाए हैं, और कुछ जगह ऑनलाइन इनका होता है, सब वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, गांव के लोग को जाना है, गांव के लोग जो गांव पंडित रहेगा वो इन सारी चीज़ों सीख लेगा और फिर सीख के गाँव वालों को देगा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्राम पंडित ग्राम सरकार होगी तो उस विषय के ग्राम पंडित को रखेगी, उसको अपना क्षमता अनुसार 2000, 3000, 4000 महीना उनको वेतन देगी। वेतन क्या मतलब, आप मानदेय कहिए, कोई नौकरी तो करेगा नहीं, वो मानदेय के देगी। वो उसको सिखाएगी, जहाँ जहाँ प्रशिक्षण होगा उसको जाके भेजेगी, भेज को सिखाएगी। जैसे वन का है, अब वन के बारे में पेड़ फॉर्म करना है, फॉर्म के बारे में तो पेड़ कौन लगना चाहिए, किस पेड़ के साथ, किस फसल के साथ कौन पेड़ लगना चाहिए, पेड़ों की दूरी कितना होना चाहिए, पेड़ अगर बढ़ने लगा तो उसकी कटाई कब होना चाहिए, कौन पत्तियां ताकि छाया न पड़े, कितने पेड़ में जड़ कहाँ तक फैल सकता है, इससे ज़्यादा जड़ न फैले उसके लिए कैसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, वो 10-15 वो हर चीज़ें वो बता देगा, ताकि बिल्कुल फसलों को एक पैसे का नुकसान न हो, बल्कि उल्टे उन गाँव फसलों को उससे पेड़ से फ़ायदा होगा, उनके पत्तियों से फ़ायदा होगा, उनके जड़ से फ़ायदा होगा, क्योंकि पेड़ जो पानी को रोके रहते हैं और पानी को रोके और नमी को बनाए रखते हैं। पत्तियां जो है वो खाद का काम करती हैं। पत्तियां गिरी, उठाया, वहीं का खेत के कोने में एक जगह गड्ढा खोल दिया, सारी पत्तियों को डालते गए, वो खाद, एक पेड़ भी बढ़ रहा है और कृषि का काम भी हो रहा और खाद भी बन रहा है। ये सारी चीज़ें वो ग्राम पंडित बताएगा कि ऐसे करिए। तो कौन पेड़ लगाना है, कौन पेड़ नहीं लगाना है, किस पेड़ को काट देना है, कितने समय पर काट देना है, पेड़ के फैलने से नहीं होता है, पेड़ लंबे होने, कुछ पेड़ लंबे होते हैं वो लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल छाया नहीं देते हैं और बिल्कुल वो बढ़ते चले जाते हैं और जड़ भी उनकी सीधी जाती है, वो खेत में फैलती नहीं है। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ ग्राम पंडित जो है आपको बताएगा और वो आपको आय को निश्चित रूप से इसके साथ साथ आपकी खेती के साथ साथ उसका भी आय करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ कि ये गांव सरकार के ही माध्यम से ये संभव है। इन अधिकारी और कर्मचारियों के गांव के से मदद नहीं है, क्योंकि गांव पंचायत जो पंडित होगा वो हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा और जब आपको जरूरत होगी वो आपको उसके बारे में बताता भी रहेगा। अब उसको और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा, ये ग्राम पंडित जो पंचायत उसको देगी या गांव सरकार देगी, उतना राष्ट्र देगी। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से भी उसको ग्राम पंचायत उनका कर दी कि भाई ये आपको सेवा देंगे तो इसके लिए इतना पैसा आप ले सकते हैं, तो किसी को व्यक्तिगत सेवा अगर मतलब कुछ तो सबको चीज़ें सार्वजनिक मिलेंगी। अगर कोई व्यक्तिगत सेवा जो कुछ विशेष मामलों में बता देगी कि ये चीज़ें व्यक्तिगत सेवा है, वो आप जैसे पेड़ लगवाने के लिए कहा कि ठीक है उसने तो बता दिया, लेकिन अगर आपको पेड़ लगवाना हो, जब कहेगा भाई चलिए आप हमारे खेत में खुद खड़े होकर पेड़ लगवा दीजिए, तो वो आपकी व्यक्तिगत सेवा है और उसी बारे में वो जो पंचायत ने पैसा फिक्स कर दिया वो पैसा आपसे चार्ज कर लेगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ मंगाना हो, पेड़ नर्सरियों में मुफ्त मिलती है, हर जगह जाइए। ये जो फॉर्म बांधने के लिए तमाम सरकारों ने नर्सरी बना रखा है और नर्सरियों से वहाँ से मुफ्त पेड़ दीजिए। अब ग्राम पंडित रहेगा, वहाँ जाएगा। अब आप किराया भाड़ा आप जाएंगे, 4 आदमी अलग अलग जाएंगे तो अलग पेड़ों का किराया लेना पड़ेगा, या कौन सा पेड़ चुनना है लेके वो नर्सरी से, मजबूत पेड़ होना चाहिए, कमजोर पेड़ होना चाहिए, ये सारी जानकारी तो किसान को होगा नहीं, उसको जानकारी होगी कि कौन से अच्छे पेड़ हैं और वो किसान जाए, वो अपना ग्राम पंडित जाएगा, इनके लिए कुछ पैसे देंगे, किराया भाड़ा देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, वो अच्छे पेड़ों को लाके लगाएगा जो कि, और फिर बताएगा कि पेड़ को कितने दिन में कैसे गड्ढा बनना है, कितनी खाद डालनी है, कितने दिनों में कौन सी खाद डालनी है और कितने दिन पैदा, उस पेड़ का वो संरक्षण करने के लिए पूरी बात बताएगा। और उसी हिसाब से उसके साथ साथ कौन से फसल लगाएंगे वो बताएगा और कितनी दूरी छोड़ के फसल लगाएंगे। कितना आपके बिना कुछ किए ध्येय गांव का पंडित अगर वो बानकी का है, फॉर्म का, आपको सबसे कितना फ़ायदा पहुँचा देगा। और आजकल तो ये फॉर्म बानकी का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ने वाला है, या समझ लीजिए कि हर गांव में ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहरों में आके बस गए, खेत उनके पड़े हुए हैं,
खेतों में उनका कोई अब रुचि रहने की, क्योंकि उससे उत्पादन होता नहीं है। जिस किसान को खेती के लिए देते हैं उसमें भी पूंजी वो लगाता नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी है नहीं, तो उतना उत्पादन नहीं कर नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए तो ये फार्म वानिकी एक तरह से वरदान की तरह से है। और ये पेड़ वहाँ, पेड़ सिर्फ आप पेड़ लगाइए अपने, और उसके लिए तमाम सरकार की योजनाएं हैं, जो कि उसमें सरकार आपको सब्सिडी भी देती है, पेड़ भी फ्री देती है और बहुत सारे चीज़ें देती है। तो ऐसे लोग जो शहर में रह रहे हैं, उनके पास खेती से रुचि अब नहीं, खेती से उनका मतलब नहीं रह गया, ये लोग अपने खेतों को छोटे छोटे बनों में या बगीचे में, आप जो कहिए उन चीज़ को बदल सकते हैं। बगीचों में है कि फलदार वृक्ष नहीं लगाएंगे, क्योंकि फलदार वृक्ष संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी लकड़ी वाले जो फर्नीचर वाले है, सागौन है, शीशम है, अपने हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र है। पूरे देश को फार्म वानिकी के लिए 4-5 भागों में बांट दिया गया है, कौन पेड़ कहाँ लग सकता है। ये सब अध्ययन हैं, सारे संस्थाओं में अध्ययन हो चुके हैं, सारे उसके विशेषज्ञ हैं, ऑनलाइन सुविधा है। ये सारी सुविधा पहले है, ऑनलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जब चाहे तब। लेकिन अब ये उम्मीद करिए कि हर किसान, गाँव का हर व्यक्ति सारी चीज़ें जाने। वो जैसे मैंने एक बार पहले बता चुके हैं, कृषि के बारे में जाने, जल के बारे में जाने, जल मिट्टी के परीक्षण के बारे में जाने, पशुओं की बीमारी के बारे में जाने, मछली की बीमारी के बारे में जाने, और पेड़ों के बारे में जाने। ये संभव है क्या? तो इन सारी चीज़ों को वो क्यों जाने? उसकी जब ज़रूरत हो तो उसको गाँव में उपलब्ध होना चाहिए। किसी से जानकारी करना है तो उसे करे, फिर उसकी जानकारी ले लेके वो करते करते वो जान जाएगा। और जब भी कोई कठिनाई हो तो उसको वो आदमी हमेशा इस तरह विशेषज्ञ गाँव में उपलब्ध रहेंगे, तो उसको बताते रहेंगे। उसकी कितनी जिंदगी खुशहाल बन सकती है गांव के रहने वालों की। स्वर्ग जिसको मैं कहता हूँ बन सकता है, हर चीज़ उपलब्ध है वहीं। तो इसीलिए गांव सरकार का जो ये हम लोगों ने बार बार आपसे कहते हैं, ये सब गांव के ही माध्यम से हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी संस्थाएं जो भारत सरकार की हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं। वैसे तो बन के बहुत पुराना ये विषय है, और तो जैसे समुद्र है, धरती है, वन है, सब तीनों का साथ है। और वनों के बारे में, पेड़ों के वृक्षों के बारे में ये सब बता चुका हूँ उसमें 29वें कड़ी में, कि ये तो देवता, पेड़ों को तो देवता का, भारत की परंपरा में जो सनातन परंपरा है उसमें तो पेड़ों को भगवान माना गया है, और हर पेड़ के एक एक गुणवान, एक एक पेड़ के सब गुण है। भारत में ये कहा गया कि कोई पेड़ नहीं है जिसमें गुण ना हो, कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, हर। लेकिन ये है कि आप उसको नहीं जानिएगा नहीं तो उसका उपयोग क्या करिएगा, और उपयोग नहीं करे तो आपके लिए वनस्पति भी बेकार है, पेड़ भी बेकार है। पेड़ भी अपना हवा में अपने मन से उगेंगे, टूटेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, उसकी कोई उपयोगिता आप उसके ढंग से कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी, मैं तो एक गाँव में गया था तो मुझे देखा कि भाई ये पेड़ कौन सा है। उनका ये पेड़ ऐसे हैं कि इसे ढोलक बनता है। तो बताइए, मुझे पहली बार क्या कि उस पेड़ से ढोलक बनता है। वही पेड़ विशेष है जिससे कि ढोलक बनाए जाते हैं, और लोगों ने लगा रखा है, और वो पेड़ के महंगे बिकते हैं। और ढोलक जिसको बनाना होता है वो आके उसको पेड़ से काट के ले जाते हैं, अच्छा खासा दाम मिल जाता है। अब और पेड़ में छाया भी नहीं होती, वो सीधे आप बिल्कुल जैसे आप देखें यूकलिप्टस जैसे होता है, सीधा जाता है, उसी तरह वो चला जाता है। अब जैसे यूकलिप्टस का हर लोग यूकलिप्टस लगाए हुए हैं, अब यूकलिप्टस को आप क्या जरूरत है कि उसकी ब्रांचेज हो, अरे यूकलिप्टस बढ़ता जाए, काटते जाइए। सागौन है, क्या जरूरत है सागौन के वो दाएं बाएं बढ़े, अरे जैसे उसका बढ़ा उसको काटते जाइए। ज्ञान होना चाहिए नहीं कब काटना है। यूकलिप्टस काटते जाइए, पतला पतला यूकलिप्टस बढ़ता जाए, वो सागौन बढ़ता चला जाएगा, और 20-25 साल में ये बताइए कि आप अपनी लड़की की पैदा होती है तो मेहनत कमाई बैंक में जमा करते हैं, तमाम योजनाएं बनी स्टेट बैंक की, उसकी बैंक की लड़की की शादी के लिए आप इतना पैसा जमा करिए और आपको मिलेगा इतने साल बाद। अब मेहनत करके, मेहनत की कमाई आप उसमें जमा करते जाते हैं, 20 साल बाद वो पैसा आपका हो जाता है 1 लाख रुपया। मान लीजिए आपने जो भी जमा किया, और बड़े खुश होते हैं, बड़ी वो पैसा अपने बच्चों का दूध काट के, बच्चों अपनी पढ़ाई का रोक के, अपने सुख सुविधा काट के आपने जमा किया, 1 लाख मिला, बड़े खुश है कि 20 लाख। अरे भैया, इतना करने की क्या जरूरत है? वो पैसे खूब होगी अगर अपने आंगन में, मैं कहता हूँ छोड़िए, दरवाजे पर एक सागौन का पेड़ लगा देंगे तो वो 20 साल में वह सागौन आपको 1 लाख रुपया दे देगा।
मान लीजिए 1 पेड़ 9 दिन, 2 पेड़ लगा दिए। अब 2 पेड़ लगा के क्या करना है, मुश्किल से साल 2 साल तक उसको देखना है, फिर उसकी कटिंग करते जाइए। आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि उस पेड़ से और भी आपके फायदे होंगे। जो पत्तियाँ होती गिरेंगी वो और भी काम में आएंगे, खाद के काम आएंगे। और वो सागवान आप 20 साल में वो अपनी जो लड़की पैदा उसी से कह दीजिए कि ये पेड़ की रख, तुम देखो तुम्हारी शादी इसी पेड़ से होगी। 20 साल में पेड़ से उसको बेचा, आराम से शादी। आपकी ज़्यादा हैसियत है तो 5 पेड़ लगा दीजिए, जितनी लड़की हो उतने 5-5 पेड़ लगा दीजिए। क्या जाता है भाई, इसमें कौन सा बड़ा मेहनत का है। और फिर लड़कियों का आप कभी चिंता नहीं होगी, लड़कियां अपनी खुद उस पेड़ की वही कहेंगे यही पेड़ की। और ऐसा कोई मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे कुछ गाँव में ऐसा लोगों ने करके दिखाया है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है वो पेड़ लगा देते हैं, 3, 4, 5 पेड़ जितने उनके पास जगह है, और फिर आराम से खुशहाली से रहते हैं। और जब लड़की 20 साल की होती है तो उन पेड़ों को कुछ लोगों ने करके दी चीज़ में, और मैं अपने यूट्यूब पर आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ऐसा करके लोगों ने दिखाया है। कोई मैं आपको बात जो बताता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बताता जो मेरा ख्याली पुलाव है और जो हो नहीं रहा है। किसी न किसी भारत के इसी देश में किसी न किसी कोने में हो रहा है और लोग उसको कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके अज्ञानता है, हम तो अज्ञानता क्यों नहीं, इन अफसरों नेताओं ने इतना आपको अज्ञानी बना दिया है कि शहरी बनने के चक्कर में शहरपूछ बनते जा रहे हैं। और आने वाले समय में शहरपूछ मतलब शहर वालों के लिए ही आप जिएंगे, उन्हीं के लिए समाज जुटाएंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं का काम करेंगे, उनकी नौकरी चाकरी करेंगे, 10-12 हज़ार रुपये पाएंगे, और उसके बाद उनके ही सुख सुविधा के लिए आपका जीवन चला जाएगा। मतलब उन्हीं शहरी वालों के गुलाम बनने के ही आपको रहना है जीवन। इसी तरह से आपको ये नेता और अफसर आपके जीवन को, गांव वालों को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, बना भी रहे, वो प्रार्थना बना रहे। इस तो वही आने वाला गुलाम तो है ही नहीं, और तगड़ा और भी बड़ा गुलाम बने जा रहे। मतलब उनके बिना आप इतना निर्भर हो जाएंगे कि उनके बिना आप जी नहीं पाएंगे। और 10-12 हज़ार रुपया में आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपना उसी में लगे रहेंगे, और जहाँ आया वहीं की पीढ़ियाँ खत्म होती रहेंगी। उन्हीं के डॉक्टरों को तो पैसा देंगे, उनके स्कूल के मास्टरों को पैसा देंगे, उन्हीं का गारा सीमेंट बालू लाएंगे, उनका छड़ लाएंगे, सब कुछ जो शहर में है वही लाएंगे, खरीदेंगे, उनका नमकीन खाएंगे, उनका चाय पिएंगे, उनका दूध लेंगे, और सब अपने को बस उनका लेते हैं, उनको माल करते रहेंगे और अपने दलित होते चले जाएंगे। तो ये जो है, इसी से हमें आपको बचाना है कि आप गांव के शहर पूछ मत बनिए, शहर वालों के गुलाम मत बनिए, शहर वालों पर आश्रित न रहिए, स्वतंत्र रूप से संपन्नता हासिल करिए, अपना प्राकृतिक जीवन में सैकड़ों साल जिए, और जब भी कोई भी संकट हो, प्राकृतिक जीवन है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और हज़ारों साल तक गांव को संरक्षित रखिए। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सभी तब है जब गांव सरकार को लिए आप हर तन मन धन से खड़े हो जाएंगे। ये अफसर नेता तो करेंगे नहीं, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, ये क्योंकि उनकी अफसरी खत्म हो जाएगी, इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। ये खत्म होगा तो जन अभियान से, जन आंदोलन से। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे में सारी बातें अगर स्पष्ट हो जाएंगी तो स्वतः आप स्फूर्त हो जाएंगे और जन अभियान या जन आंदोलन गांव सरकार बनाने के लिए करने लगे। धन्यवाद साहब।